जब यह लड़का ट्रेनिंग ग्राउंड्स में आता है, हर कोई उससे नीचा दिखाता है। सब जानते हैं कि वह एक नंबर का बदमाश है, अपने शानदार खानदान पर एक दाग है, लेकिन वह सबको हैरान कर देता है जब वह अपने छोटे भाई को ड्यूएल के लिए चैलेंज करता है। हर किसी को यकीन है कि वह जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि उसका भाई एक जीनियस है जिसने अपनी स्किल्स को पूरी जिंदगी मास्टर किया है। हमारा हीरो भी बचपन में जीनियस था, लेकिन उसने अपना सारा टैलेंट शराब पीने में और ट्रेनिंग की जगह लड़कियों के पीछे भागने में बर्बाद कर दिया। फिर भी जब फाइट शुरू होती है, वह अपने भाई की घटिया मूव्स पर हंसता है। वह सब कुछ आसानी से ब्लॉक कर देता है और उससे एक सिंगल स्ट्राइक से खत्म कर देता है। सब हैरान रह जाते हैं, समझ नहीं पाते कि यह कैसे पॉसिबल है। शायद ये सिर्फ लक था, लेकिन जब सबसे ताकतवर नाइट्स में से एक अगले आता है, रिजल्ट वही होता है। क्रिश्चियन उससे और भी जल्दी हरा देता है और सभी नाइट्स के सामने उससे जलील करता है। तब नाइट कमांडर का सब्र टूट जाता है। वह इस बदमाश को अपने नाइट्स का मजाक उड़ाने नहीं देगी और उससे उसकी जगह दिखाने पर आमादा है। अपने खानदान में बाकी सबकी तरह वह भी उससे एक मामूली कचरा समझती है जिससे कहीं शराब पीकर मर जाना है। तो वह एक स्ट्राइक्स के तूफान के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन वह सब कुछ ब्लॉक कर देता है। उससे और सभी नाइट्स को एक बार फिर हैरान करते हुए, और जैसे ही वह एक सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट होती है, वह उसके सीधे चेहरे पर हेडबट करता है। वह अपनी खून देखकर हैरान रह जाती है और फाइट रोक देती है, क्योंकि वह उससे ट्रेनिंग में ट्रेन करने के लिए बहुत खुश है, उसे एक अनस्टॉपेबल वॉरियर में बदलने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि ये कमीना एक पल में इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। बात यह है कि ये अब वही बदमाश नहीं है। फ्यूचर का एक जीनियस उसके बॉडी में आ गया है। क्रिस बेसिकली सब कुछ जानता है, लेकिन किसी चीज में मास्टर नहीं है। वह बस एक एवरेज लड़का है जिसके पास ऐसा टैलेंट है जो उसे कुछ भी एक पल में सीखने देता है। अपना नाम बनाने के लिए वह हीरो की पार्टी में शामिल हो गया। अपने टैलेंट के साथ उसने पार्टी में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया, हर तरह के टास्क्स को हैंडल करते हुए, जिससे उसे द ग्रेट एक्स्ट्रा का निकनेम मिला। लेकिन उसके पूरी तरह खिलने और अपनी पोटेंशियल को इस्तेमाल करने से पहले उसकी एक दुखद अंत हुई जब एज ऑफ डिस्ट्रक्शन शुरू हुई। यह वह समय था जब डीमन किंग ऑफ कार्नेज, जो मैजिक एम्पायर से था, डोमिनियन ऑफ लाइट में तबाही मचाना शुरू कर दिया, और हीरो एवन उसे रोकने के लिए इतना स्ट्रांग नहीं था। जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था, वह फेल हो गए और डोमिनियन ऑफ लाइट आखिरकार डीमन किंग ऑफ कार्नेज के हाथों में चला गया। मरने से पहले हीरो एवन की एक आखिरी ख्वाहिश थी। वह चाहता था कि क्रिस हीरो की रोल में आए। उसने विश किया कि वह टाइम को पीछे कर सके और इस आखिरी ख्वाहिश को सच कर सके। लेकिन क्रिस की फीलिंग्स वैसी नहीं थी। जिंदगी में इतनी मुश्किलों झेलने के बाद यह मौत उसे एक रहम जैसी लगी, तकलीफ से आजादी का एक रास्ता। अगर उसे दूसरा मौका भी मिलता तो क्रिस एक रिच फैमिली में पैदा होना ज्यादा पसंद करता। यह उसका आखिरी ख्याल था मरने से पहले और टाइम में पीछे रिग्रेस करने से पहले। वह मैजिक एम्पायर के एक यंग मास्टर की बॉडी में दोबारा पैदा हुआ, वही एम्पायर जहां से डीमन किंग ऑफ कार्नेज आया था। एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट के लिए, डोमिनियन ऑफ लाइट वह जगह है जहां ह्यूमंस रहते हैं, जबकि मैजिक एम्पायर वह जगह है जहां डीमंस रहते हैं, जिन्हें फींड्स भी कहा जाता है। वह डार्क मैजिक क्लैन में पैदा हुआ था, जो मैजिक एम्पायर को सपोर्ट करने वाले 12 क्लैंस में से एक है, जैसा कि उसका अजीब नाम सजेस्ट करता है। जो उसे समझ में आता है, वह 15 साल पीछे रिग्रेस हो गया था, एज ऑफ डिस्ट्रक्शन शुरू होने से 5 साल पहले। अब क्रिस एक रिच ब्रैट है, लेकिन जिस बॉडी का वह अब मालिक है, वह बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं है। वह क्रिश्चियन वैन बेरेनकाजर की बॉडी में है। क्रिस की पिछली जिंदगी की यादों के मुताबिक क्रिश्चियन को वैन उसके मिडिल नेम के रूप में मिलता है, मतलब वह एक ब्रांच फैमिली का हिस्सा है। हाउस ऑफ काउंट कजर बैरन काउंटी की एक ब्रांच फैमिली है, जिसे डार्क मैजिक क्लैन भी कहते हैं। हालांकि खजर फैमिली सिर्फ एक ब्रांच है, फिर भी डार्क मैजिक क्लैन में अपनी अच्छी स्टैंडिंग की वजह से उनके पास बहुत पावर और इन्फ्लुएंस है। उनकी दौलत उनके इन्फ्लुएंस को और बढ़ाती है। खजर फैमिली के स्टेटस को और एम्फसाइज करने के लिए मैजिक एम्पायर में एक भी फींड नहीं है जो उनके इन्फ्लुएंस को ना पहचानता हो। खजार फैमिली के 2 पोटेंशियल एयर्स हैं, लेकिन बड़ा बेटा क्रिस्टी ही एक है। क्रिश्चियन एक ट्रबल मेकर है जो हमेशा प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करता है। लेकिन यहाँ जरूरी बात यह है कि क्रिश्चियन को आखिरकार उसके रिश्तेदारों ने ही मार दिया था। ये क्रिस के लिए बहुत बुरी खबर है, जो अभी क्रिश्चियन की बॉडी में आया है और अब मरने वाला है। क्रिस हमेशा से बस एक रेगुलर रिच फैमिली के बेटे के रूप में पैदा होना चाहता था, बिना किसी फालतू ड्रामा के। लेकिन अपनी बैड लक पर खुद को कोसना उसके लिए अच्छा नहीं होगा, तो उसे मरने से बचने के लिए बहुत सोच समझकर प्लान बनाना होगा। क्रिश्चियन के मरने में अभी 2 साल हैं। ये ध्यान देना जरूरी है कि उसे हाउस ऑफ काउंट खजार के अंदर ही खत्म किया गया था, एक ऐसा खानदान जो इज्जत को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। इसका मतलब शायद क्रिश्चियन बिल्कुल निकम्मा था और इसलिए उसके अपने खानदान ने ही उसे मार दिया, ताकि खानदान के नाम को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो क्रिस को उम्मीद है कि अगर वह एक अच्छा इंसान बन जाता है और लो प्रोफाइल रखता है, तो शायद वह मौत से बच सकता है। अब जब मरने का इशू सॉल्व हो गया है, क्रिस अपने सारे पैसे के साथ एक आरामदायक जिंदगी जीने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन उसके ख्वाब जल्दी ही टूट जाते हैं जब उसे फ्यूचर में शुरू होने वाली एज ऑफ डिस्ट्रक्शन याद आती है। डीमन किंग ऑफ कार्नेज ने इंसानियत को बलि चढ़ाने और रैग्नारॉक को पूरा करने के लिए जंग शुरू की थी।
जब तक किसी को यह रियलाइज हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डोमिनियन ऑफ लाइट और मैजिक एम्पायर दोनों ही डीमन किंग की सेल्फिश डिजायर की वजह से दुखद अंत को प्राप्त हुए। अगर क्रिस सच में जिंदा रहना चाहता है तो उसे आने वाले अपोकलिप्स को रोकने का कोई तरीका ढूंढना होगा। डीमन किंग ऑफ कार्नेज अपने आप में पावरफुल है, लेकिन उसके पास मैजिक एम्पायर के वफादार फींड्स की पूरी आर्मी भी है। क्रिस इस सारी पागलपन को रोकने का एक ही तरीका है डीमन किंग ऑफ कार्नेज से ज्यादा पावरफुल बनना, और इसका एक ही तरीका है कि वह खुद डीमन एम्परर बने और मैजिक एम्पायर के शिकार पर बैठे। एज ऑफ डिस्ट्रक्शन शुरू होने में उसके पास 5 साल हैं, जो प्लान बनाने के लिए काफी समय है। अगर वह सक्सेसफुल हो जाता है तो इसमें कोई शक नहीं कि पूरा मैजिक एम्पायर उसका होगा। बाद में हम क्रिश्चियन को उसके पिता से डांट खाते हुए देखते हैं क्योंकि वह ग्राउंडेड होने के बावजूद अपने रूम से बाहर निकला था। घर का मुखिया इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था कि क्रिस ने कुछ दिन पहले की एम्बैरेसिंग इंसिडेंट के लिए ठीक से पछतावा किए बिना अपना गंदा चेहरा दिखाने की हिम्मत की। काउंट खजार उसे आखिरी वार्निंग देता है, साफ कहता है कि उसकी अगली लापरवाही उसकी आखिरी होगी जब उसका सर उसके बॉडी से अलग कर दिया जाएगा। काउंट खजार का डरावना, ऑलमोस्ट दम घोंटने वाला ऑरा इतना इंटिमिडेटिंग है कि क्रिस सच में इंस्टिंक्टिवली कांप रहा है। आखिरकार वह अब तक की अपनी सारी गलतियों के लिए सच्चे दिल से माफी मांगता है। क्रिस काउंट कजार के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वह क्रिश्चियन की उस बुरी इमेज को हटाना चाहता है जो हर किसी के दिमाग में है। यही एक तरीका है जिससे वह अपने प्लान्स को आगे बढ़ा सकता है। वह अपनी माफी जारी रखता है, काउंट के दिल को जीतने की उम्मीद में। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ माफी के शब्द काफी नहीं है। काउंट का अपने बेटे की बातों पर विश्वास करने का कोई इरादा नहीं है, इतनी तकलीफ देने के बाद। इसी बीच क्रिस यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इस कमीने क्रिश्चियन ने आखिर ऐसा क्या किया था जिससे काउंट ने उस पर से सारा विश्वास खो दिया। क्रिस ने क्रिश्चियन के बारे में इतनी हॉरर स्टोरीज सुनी है कि उसे यह भी नहीं पता कि सबसे रीसेंट कौन सी है। तो अपने पिता को याद दिलाता है कि उसने कुछ दिन पहले अपनी यादें खो दी थी। इसकी वजह से उसे यह भी याद नहीं कि उसने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसके पिता ने उस पर से सारा विश्वास खो दिया। वह आगे कहता है कि याद करने की कोशिश में उसने अपने पिछले एक्शंस पर गौर किया तो उसे रियलाइज हुआ कि वह अब तक कितना बुरा रहा था। उसने अपने पिता की रेप्यूटेशन को जो नुकसान पहुंचाया था उसकी पूरी जिम्मेदारी ली। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी काउंट उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। आखिरकार उसने यह बहाने पहले भी कई बार सुने हैं। अपने पिता को मनाने का कोई और तरीका ना देखकर क्रिस एक्सट्रीम जाने का डिसाइड करता है। वह सच्चे दिल से पनिशमेंट केव में भेजे जाने की रिक्वेस्ट करता है। वहां 1 महीने तक रहने का ऑफर करता है ताकि प्रूव कर सके कि वह सच में बदल गया है। पनिशमेंट केव का एक क्विक एक्सप्लेनेशन। अपेरेंटली यह एक ऐसी जगह है जहां हाई स्टेटस फील्ड्स को कैद किया जाता है। वहां कोई लाइट नहीं होती और कैदी की 5 सेंसेस ब्लॉक कर दी जाती है। कुछ ही दिन लगते हैं कैदी का दिमाग पूरी तरह टूटने में, उन्हें पागलपन में धकेलने में। यह सोचकर काउंट कजार को डाउट होता है कि क्रिस कुछ घंटे भी टिक पाएगा। 1 पूरे महीने की तो बात ही छोड़ दो। क्रिस ने सभी पॉसिबिलिटीज पर पहले ही गौर कर लिया है, लेकिन यह अपने पिता का विश्वास जीतने का एक ही तरीका बचा है तो वह यह चैलेंज लेने को तैयार है। काउंट खजार क्रिश्चियन को पहले भी कई बड़े वादे करते देख चुके थे तो वह हिचकिचाते हैं। हर बार सिर्फ मायूसी ही हाथ लगी थी, लेकिन इस बार वह साथ देने और उसे एक आखिरी मौका देने को तैयार है। लेकिन वह ठीक कहते हैं, एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं, अगर क्रिस एक पूरा महीना वहां रहने के बाद भी खुद को एक अलग इंसान प्रूव नहीं कर पाता तो उसे क्लैन से निकाल दिया जाएगा। क्रिस पहले ही जानता है कि बैनिश होना बेसिकली एक डेथ सेंटेंस है। क्रिश्चियन ने अपनी जिंदगी में कई दुश्मन बनाए हैं और जिस पल उसे क्लैन की प्रोटेक्शन मिली वह सब उसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। फिर भी हमारा हीरो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अगर वह सक्सेसफुल होता है तो वह अपने पिता से एक फेवर चाहता है। काउंट कजार क्रिस के कॉन्फिडेंस पर हंसते हैं लेकिन फिर भी मान जाते हैं। बस शर्त यह है कि वह सच में बेहतर के लिए बदले, हालांकि उन्हें बहुत डाउट है कि यह दूर दूर तक पॉसिबल है। बाद में जब क्रिस अपने लैविश रूम में बैठा होता है, एक फील्ड उसे इन्फॉर्म करने आता है कि पनिशमेंट केव तैयार कर दी गई है। इस लड़के का नाम कॉक्स है, एक हाफ वैम्पायर और हाउस ऑफ काउंट खजार का बटलर। क्रिस उसकी बातों को एक्नॉलेज करता है और थोड़ी देर बाद वह वहां जाने लगता है, अपने कंधों पर एक लगेज बैग लिए हुए। जैसे ही वह कॉरिडोर से गुजरता है, हर नौकर और घर का मेंबर आपस में फुसफुसाता है। सबको यकीन है कि यह निकम्मा फिर से कुछ प्लॉट कर रहा होगा। उन्हें याद आता है वह रीसेंट ट्रबल जो उसने मचाया था पॉइजन मैजिक क्लैन की यंग लेडी की बेइज्जती करके। मामला इतना खराब था कि काउंट कजार को पर्सनली अपना सर झुकाना पड़ा और पॉइजन मैजिक क्लैन से माफी मांगनी पड़ी। अब समझ में आता है कि काउंट क्रिश्चियन से पहले इतने गुस्से में और डिसमिसिव क्यों थे। वह बेइज्जती इतनी बुरी रही होगी कि वह आदमी शायद शर्म से मर जाना चाहता होगा। कुछ लोग बैकग्राउंड में तो ये तक बेट लगाना शुरू कर देते हैं कि क्रिश्चियन पनिशमेंट केव में 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएगा, लेकिन हमारा हीरो बस कॉन्फिडेंस में मुस्कुराता है क्योंकि उसे पता है कि वह उनकी एक्सपेक्टेशंस को सबवर्ट करने वाला है। इसी बीच उसका छोटा भाई साइड से उस पर नजरें रखे हुए देखता है। थोड़ी देर बाद वह आखिरकार पनिशमेंट केव पहुंच जाते हैं।
ये एम्फसाइज करने के लिए कि यह जगह कितनी डेंजरस है और प्लीज करीब मत आओ। एंट्रेंस पर 2 डेथ नाइट्स गार्ड के रूप में खड़े हैं। वह इंटिमिडेटिंग लग सकते हैं, लेकिन क्रिस को अंदर जाने से कोई नहीं रोक रहा। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने वाला होता है, उसका छोटा भाई पीछे से आवाज देता है। इस छोटे पंक का एक क्विक इंट्रोडक्शन। जैसा कि आप जानते हैं, वह क्रिश्चियन का बायोलॉजिकल छोटा भाई और एक मॉडल स्टूडेंट है, थर्न वैन बैरन केसर। बाकी इंट्रोडक्शन वेट कर सकता है, क्योंकि अचानक ही यह छोटा लड़का अपने बड़े भाई पर एक फास्ट वन पुल करता है, अपनी तलवार की तीखी नोक को क्रिस की आंखों के ठीक सामने रोककर। जबकि हमारा हीरो बाहर से रिएक्ट नहीं करता, उसकी आत्मा उसके अंदर सच में हार्ट अटैक से मर गई थी उस अटैक को आते देखकर। फिर भी क्रिस अपनी कंपोजर बनाए रखता है और अपने छोटे भाई से सवाल करता है, पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। पता चलता है कि थर्न बस अपने बड़े भाई को यह याद दिलाने आया है कि वह कितना पैथेटिक है। वह उसे वार्न करता है कि अगर उसने खानदान का नाम और जलील किया तो वह मर ही जाए तो बेहतर है। इस फाइस्टी छोटे पंख को देखकर क्रिस को पूरा यकीन है कि थर्न ही क्रिश्चियन की पिछली जिंदगी में मौत का जिम्मेदार था। क्रिस एज ऑफ डिस्ट्रक्शन के दौरान थर्न से पहले भी मिल चुका है। वह कर्स मैजिक के लिए फेमस एक फींड था। खैर, क्रिस अपने छोटे भाई पर गुस्से से घूरकर रिएक्ट करता है। ऑफ कोर्स वह इंटेंस घूरने थर्न्स को कांपने पर मजबूर करते हैं, जबकि क्रिस अपना टफ गाय एक्ट बनाए रखता है और केव में एंटर करता है, दरवाजा अपने पीछे बंद करते हुए। एटीट्यूड का यह डिस्प्ले थर्न को पूरी तरह गुस्से में ला देता है, क्योंकि वह अपने बड़े भाई का यह साइड देखने का आदी नहीं है। क्रिस पर वापस आते हैं। वह दरवाजे से अंदर चलता है। उस अंधेरी केव में कुछ भी देख या सुन नहीं पा रहा है। सिर्फ उसकी उंगलियों के आसपास सबसे हल्की सेंसेशन बची है। इसके बारे में सोचने पर यह सेंसेशन जानकर छोड़ दी गई लगती है, ताकि कैदी अपने साथ लाई चीजों को महसूस कर सकें। वरना अगर वह अपनी सप्लाईज में से कुछ ढूंढ नहीं पाए तो भूख से मर सकते हैं। फिर भी एक ऑर्डिनरी पर्सन ऐसी जगह पर जल्दी ही मेंटली ड्रेन्ड फील करेगा, लेकिन इसका क्रिस पर कोई असर नहीं होता। आखिरकार उसने ट्रेजर हंटर के रूप में अपने समय में इससे भी बुरी चीजें झेली हैं। सच कहूं तो अपनी सेंसेस काट देना बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह चाहता था। इस तरह वह अंदर की तरफ फोकस कर सकता है और अपने अंदर देख सकता है। यही एक तरीका है जिससे वह इस बिगड़ी हुई बॉडी को ठीक कर पाएगा। हाँ, इसमें टाइम लगेगा और बहुत सारी लक भी, लेकिन मेडिकल स्किल्स के साथ जो उसने तब सीखी थी जब लोग उसे डिवाइन हैंड कहते थे, प्लस बोन कंप्रेशन आर्ट जो उसने मॉडिफाई की थी, उसे यकीन है कि वह यह कर पाएगा। और अब जब वह रिच गाय है, उसके पास वेरियस प्रॉपर्टीज वाले मैजिक स्टोन्स तक एक्सेस है, तो इस जगह पर अपनी बॉडी को ठीक करना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने सच में सोचा था कि उसे मैजिक स्टोन्स नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वह इतने एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह रिच होने के पर्क्स में से एक है। अपनी पिछली जिंदगी में हीरो एवन और उसे उन्हें पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। उसका पहला स्टेप एक व्हाइट मैजिक स्टोन यूज करना होगा, जो उसके बॉडी में किसी भी टॉक्सिन्स को प्यूरिफाई करेगा। ये एक बोरिंग प्रोसेस हो सकता है, लेकिन ये एक एसेंशियल स्टेज है। उसे व्हाइट मैना के साथ अपने बॉडी में टॉक्सिन बिल्डअप को बारीकी से साफ करना होगा। सबसे छोटी गलती भी बहुत दर्द देगी, लेकिन क्रिस के लिए यह एक वॉक इन द पार्क है। वह इसे बिना ज्यादा एफर्ट के भी ठीक से हैंडल कर सकता है। इसी बीच काउंट खजार क्रिश्चियन के बारे में अपने बटलर से पूछते हैं। बटलर रिवील करता है कि क्रिश्चियन ने आज्ञा का पालन करते हुए पनिशमेंट केव में एंट्री ली। उसे यकीन है कि क्रिश्चियन इतना टूट जाएगा कि उसमें मदद के लिए आवाज देने की ताकत भी नहीं होगी। यह परेशान करने वाले शब्द काउंट खजार को और ज्यादा चिंतित करते हैं। वह खुद से सवाल करना शुरू कर देते हैं, सोच रहे हैं कि क्या उसे अंदर जाने देना सही डिसीजन था। काउंट याद करते हैं कि क्रिश्चियन का बचपन में कितना प्रॉमिसिंग फ्यूचर था, तो वह अनश्योर हैं कि वह इतनी अचानक कैसे टूट गया। एक पल के लिए वह यह भी सवाल करना शुरू कर देते हैं कि क्या क्रिश्चियन की एक्सेप्शनल टैलेंट्स उसके सर पर चढ़ गई थी। उसके डाउनफॉल के पीछे का रीजन कुछ भी हो, काउंट क्रिश्चियन को दुखी जिंदगी जीने के बजाय अपाहिज मरते हुए देखना ज्यादा पसंद करेंगे। जितना वह क्रिश्चियन की बातों पर विश्वास करना चाहते हैं, वह ऐसा कर नहीं पाते। आखिरकार यह पहली बार नहीं है जब उसके बेटे ने उसे अपनी चिकनी चौपड़ी बातों से धोखा दिया हो। काउंट फिर अपने बटलर से सवाल करते हैं, पूछते हैं कि क्या उसने क्रिश्चियन को केव में एंटर करते समय कुछ ले जाते हुए देखा था। बटलर कुछ भी रिवील करने में हिचकिचाता है, लेकिन काउंट खजर की स्क्रूटिनी के अंडर उसे अपना मुंह खोलना पड़ता है। वह रिवील करता है कि क्रिश्चियन अपने साथ मैजिक स्टोन्स ले गया था केव में। उनमें ड्रीम स्टोन्स भी थे जो किसी को भी हेलुसिनेट कर सकते हैं। बटलर डरता है कि क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि क्रिश्चियन क्या कर रहा है, उन्हें केव को इमीडिएटली खोल देना चाहिए। लेकिन काउंट खजर स्टर्नली जवाब देते हैं, नहीं, इवन अगर क्रिश्चियन कुछ शेडी प्लॉट कर रहा है तो उसे वहां दुख से मरने देना और भी जरूरी है। 1 महीना गुजर जाता है और काउंट खजार खुद को केव के एंट्रेंस के ठीक बाहर खड़ा पाते हैं। क्रिस के अपीयरेंस से पहले ही काउंट खुद को कन्विंस कर चुके हैं कि उनका बेटा अब तक पूरी तरह बर्बाद हो चुका होगा, लेकिन ऑफ कोर्स उनकी केसेंडेसिटी की एक्सपेक्टेशंस पूरी तरह सबवर्ट हो जाती हैं जब वह क्रिश्चियन को केव से बाहर आते हुए देखते हैं, अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ। जितना सरप्राइजिंग ये है, इसमें कोई शक नहीं कि क्रिश्चियन ने अपना वादा पूरा किया है, एक बिल्कुल अलग इंसान बनकर वापस आकर। काउंट को अपने बेटे की आंखों में वह चमक
देखे बिना नहीं रह सकते, कुछ ऐसा जो उन्होंने क्रिश्चियन के बचपन के बाद से नहीं देखा था। यह बदलाव काबिले तारीफ हो सकता है, लेकिन काउंट खजार इमीडिएटली ढील देने वाले नहीं हैं। वह अब भी इस विश्वास में अटल हैं कि यह छोटी अचीवमेंट उन्हें यह कन्विंस करने के लिए काफी नहीं है कि उनका बेटा सच में बदल गया है। लेकिन क्रिश्चियन पीछे नहीं हटता। वह साफ कर देता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह और भी ज्यादा मेहनत करता रहेगा। क्रिश्चियन को यकीन है कि उसके पिता को लगता है कि उसने केव को मुश्किल से झेला, लेकिन यह सच से बहुत दूर है। असल में क्रिश्चियन इतना बिजी ट्रेनिंग कर रहा था कि उसे बोर होने का टाइम भी नहीं मिला। सबसे पहले उसने स्वॉर्ड प्ले में मास्टर करने के लिए अपनी बॉडी को ऑप्टिमाइज किया। व्हाइट मोनोस्टोन की वजह से उसकी एनर्जी कभी खत्म नहीं हुई, लेकिन असल गेम चेंजर ड्रीम स्टोन था। बटलर ने उसे नारकोटिक मैना स्टोन केव में ले जाने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन क्रिश्चियन खुश था कि उसने जिद से उन्हें ले ही लिया था। ड्रीमस्टोन से होने वाली हेलुसिनेशंस ने उसके मेटामॉर्फोसिस के समय को बहुत कम कर दिया। उसके अलावा उसने अपने अंदर 2 कोर्स क्रिएट किए। क्रिश्चियन को उस डेडली केव में अचीव किए हर चीज पर गर्व महसूस होता है। उसे यकीन था कि वह एक जीनियस है। आखिरकार 2 कोर्स होना हर रोज की बात नहीं थी। इसकी वजह से उसने अपने लाइट कोर को अपने डार्कनेस कोर के अंदर छुपा दिया। अगर किसी को यह पता चलता तो उनका रिएक्शन एक्सप्लोजिव से कम नहीं होता। लेकिन उसकी किस्मत यही नहीं रुकी। उसने महसूस किया कि केव में कोई था जो उम्मीद कर रहा था कि वह हेलुसिनेशंस के अंडर टूट जाएगा, लेकिन क्रिश्चियन ने उसे एक कैटलिस्ट के रूप में यूज किया खुद को और आगे बढ़ाने के लिए। अब प्रेजेंट में क्रिश्चियन अपने पिता ने जो फेवर वादा किया था उसे कैश इन करना चाहता है। वह ब्लैक स्वैम्प नाइट्स ट्रेनिंग ग्राउंड्स यूज करने की परमिशन रिक्वेस्ट करता है। ऑफ कोर्स काउंट खजार का चेहरा इमीडिएटली ऐसे बोल्ड और रेकलेस रिक्वेस्ट पर इरिटेशन से बिगड़ जाता है। काउंट के हिसाब से क्रिश्चियन जैसे निकम्मे का वहां कोई काम नहीं। आखिरकार ब्लैक स्वैम्प नाइट्स डार्क मैजिक क्लैन को सपोर्ट करने वाले 3 ऑर्डर्स ऑफ नाइट्स में से एक हैं, और सिर्फ सबसे इलीट नाइट्स को ही वहां अपनी स्किल्स दिखाने की परमिशन है। लेकिन क्रिश्चियन अटल खड़ा है। वह उनके ऑर्डर में ज्वाइन करने को नहीं कह रहा, बस उनके ट्रेनिंग ग्राउंड्स उधार लेना चाहता है। उसे यकीन है कि ब्लैक स्वैम्प नाइट्स की ब्रेवरी देखना उस पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालेगा। एक छोटा पॉज लेने के बाद काउंट खजार मान जाते हैं। वह एक स्टर्न वार्निंग देते हैं, नाइट्स के सामने खुद को जलील मत करना, वरना इसका अंजाम तुम्हारी मौत होगी। क्रिश्चियन वार्निंग को एक्नॉलेज करता है और उसके पिता के जाने से पहले वह एक और फेवर मांगता है। बाद में क्रिश्चियन ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर पहुंचता है जब वह अपने काम से काम रख रहा होता है। बैकग्राउंड में कुछ नाइट्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं, उसे गुड फॉर नथिंग यंग मास्टर के रूप में पहचानते हुए। नाइट्स काउंट के बेटे की बुराई करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते, जो मैजिक एम्पायर की हालत के बारे में बहुत कुछ कहता है। यहाँ स्ट्रेंथ सोशल स्टेटस से ज्यादा मैटर करती है। क्रिश्चियन के ब्लैक स्वैम्प नाइट्स ट्रेनिंग ग्राउंड्स में आने का एक और रीजन था। वह अपेरेंटली लाइब्रेरी तक एक्सेस चाहता है। उसके पिता ने उसे बताया था कि वह लाइब्रेरी में तभी एंटर कर सकता है जब उसे डेप्यूटी कमांडर मेलन का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिल जाए, तभी काउंट खजार उसे की देंगे। देखो, लाइब्रेरी में खजार हाउस के सारे डार्क मैजिक ग्रिमवार्स हैं और डार्क मैजिक सीखने के लिए क्रिस को एक्सेस हासिल करना होगा। जबकि क्रिस कंडीशन पर ऑब्जेक्शन नहीं करता। वह पजल्ड है कि यह जरूरी भी क्यों है जब वह क्लैन का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। उसके पिता उसे उस वक्त की याद दिलाते हैं जब क्रिश्चियन ने एडवांस्ड ग्रिमवार्स ब्लैक मार्केट में बेचने की कोशिश की थी। क्रिस ने भी उस वक्त क्रिश्चियन ने कैसी जिंदगी जीती थी उस पर सवाल करना शुरू कर दिया है। गुड फॉर नथिंग का टाइटल बिल्कुल सही है। अब क्रिस की टॉप प्रायोरिटी डेप्यूटी कमांडर का रिकमेंडेशन लेना है। आसपास खड़े नाइट्स में क्रिस का छोटा भाई भी मौजूद है। वह एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता और अपने बड़े भाई पर कलरफुल रिमार्क्स की बरसात कर देता है। ऑफ कोर्स क्रिश्चियन को यह बहुत बोरिंग लगता है कि उसे फिर से इस ब्रैट से डील करना पड़ रहा है, लेकिन जब वह इस पर सोचता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। शायद यह उसके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। थर्न अपने बड़े भाई के पास जाता है, उसे मुड़ने और कभी वापस न आने का ऑर्डर देता है। वह इंसिस्ट करता है कि क्रिश्चियन को पनिशमेंट केव में बड़ी मुश्किल से बचाई हुई जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रिस हमेशा की तरह सैसी रहता है। ब्रैट्स को एक बार फिर कांपने पर मजबूर करता है, यह रिवील करके कि उनके पिता ने ही उसे ट्रेनिंग ग्राउंड्स में एंटर करने की परमिशन दी थी। उस पल एक और प्रोमिनेंट फिगर सीन में एंटर करता है। इस औरत की घूर स्टील को भी काट सकती थी और यह साफ है कि वह क्रिश्चियन की यहाँ मौजूदगी को हजम नहीं कर सकती। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर काउंट ने परमिशन दी हो। जानकारी के लिए, यह इंटिमिडेटिंग लेडी डेप्यूटी कमांडर मेलन है। उसकी मौजूदगी से ही हवा में 4 स्टार डार्क एनर्जी भर जाती है। क्रिस को एक रोते हुए बच्चे की तरह भागने पर मजबूर करने की एक साफ कोशिश। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ये हमारे हीरो को इंटिमिडेट करने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। ऑनलुकस नोटिस करते हैं कि क्रिश्चियन उसकी डार्क एनर्जी से बिल्कुल भी अनशेकेबल है और वह खुद भी टेंस हो जाती है ये रियलाइज करके कि वह इसके सामने कितना अनहिंज्ड लगता है। क्रिश्चियन उसे शांति से ग्रीट करता है और बात शुरू करता है। वह अपने पिछले गलतियों और लोगों के उस पर विश्वास की कमी को एक्नॉलेज करता है, लेकिन वह यह प्रूव करने के लिए तैयार है कि वह ट्रेनिंग ग्राउंड्स यूज करने के लिए क्वालिफाइड है। क्रिश्चियन प्रपोज करता है कि वह यहाँ मौजूद फील्ड्स में से किसी एक के खिलाफ लड़ेगा और जीत कर खुद को प्रूव करेगा।
नेचुरली डेप्यूटी कमांडर मेलन उसके सजेशन को मजाक से ज्यादा कुछ नहीं समझती, लेकिन क्रिश्चियन यहाँ मजाक करने नहीं आया है। एक शांत टोन में वह रिक्वेस्ट करता है कि वह उनकी इंटरेक्शन के दौरान अपनी डार्क एनर्जी का यूज न करे। वह हम्बली एक अनआर्म्ड ड्यूअल मांगता है क्योंकि उसकी डिबॉच्ड लाइफस्टाइल की वजह से उसकी डार्क एनर्जी की कैपेसिटी अभी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। मेलन उसकी रिक्वेस्ट पर गौर करती है। इवन अगर यह एक ड्यूअल है तो वह एयर को चोट पहुंचने नहीं दे सकती। तो वह उसे एक बार फिर पूछती है कि क्या उसके पास सच में वह है जो अनआर्म्ड ड्यूअल में एंगेज करने के लिए चाहिए। क्रिश्चियन कॉन्फिडेंट रहता है और कहता है कि वह अपना ओपोनेंट खुद चूज करना चाहेगा, और वह कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा भाई थर्न है। यह थर्न को गुस्से में ला देता है, जो अपने निकम्मे भाई से चैलेंज किए जाने पर बिल्कुल गुस्से में है। इवन मेलन को लगता है कि क्रिश्चियन शेर के मुंह में हाथ डाल रहा है। वह उसे वार्न करती है कि अपना ओपोनेंट ज्यादा समझदारी से चुने, यह देखते हुए कि थर्न ऑलरेडी 2 स्टार लेवल पर है। कॉन्टेक्स्ट के लिए 2 स्टार एक ऐसा लेवल है जहां कुछ ही 13 साल के बच्चे पहुंच पाते हैं। अगर आप में रॉ टैलेंट नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता कि आप 13 के हो या 23 के, आप इस लेवल की सरफेस तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। छोड़ दो उस पर असेंड करना। लेकिन जैसा कि हम पहले ही जानते हैं, क्रिश्चियन भी कोई पुशओवर नहीं है। वह फर्मली डिक्लेयर करता है कि वह अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्गर किसी से लड़ना चाहता है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे वह खुद को प्रूव कर सकता है। थर्न से लड़ना उसे लगता है ऑप्टिमल चॉइस है, लेकिन एक कैच है। अगर थर्न अपने ही भाई से लड़ने से डरता है तो ड्यूअल का पूरा डायनामिक बदल जाता है। नेचुरली थर्न इस बेट में फंस जाता है और ड्यूअल एक्सेप्ट कर लेता है। जल्दी ही दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड्स के सेंटर में एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। बाकी फील्ड्स उनके आसपास घूमते हैं, थर्न के जीतने और क्रिश्चियन के हार का कड़वा स्वाद चखने का बेसब्री से इंतजार करते हुए। लेकिन ड्यूअल शुरू होने से पहले क्रिश्चियन जानना चाहता है कि विनर कैसे डिसाइड होगा। वह सजेस्ट करता है कि वह तब तक लड़ेंगे जब तक उनमें से कोई एक सरेंडर न कर दे। मेलन क्रिश्चियन से साफ नाखुश है, उसके बजाय प्रपोज करती है कि वह तब तक लड़ेंगे जब तक एक साइड पूरी तरह इनकैपेसिटेटेड न हो जाए। इस तरह उसे लगता है थर्न को अपने भाई को सीरियसली अपाहिज करने का मौका मिलेगा, क्योंकि उसके पास सरेंडर करने का ऑप्शन नहीं होगा। हमारा हीरो हावेवर अपने ओपोनेंट से ज्यादा खुद से चिंतित है। वह अपने छोटे भाई को सीरियसली मारना नहीं चाहता। ऑफ कोर्स ये जैब्स थर्न को और ज्यादा भड़का देते हैं और वह पहले से ज्यादा गुस्से में है। अपने बड़े भाई को उसकी औकात दिखाने के लिए बेचैन है। क्रिस मौके का फायदा उठाता है और अपने भाई को थप्पड़ मारकर अपना पहला मूव करता है। थप्पड़ जलील करने वाला और बेकार था, लेकिन ड्यूअल शुरू हो चुका है तो सब फेयर गेम है। थर्न वापस थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिश्चियन आसानी से पीछे झुककर उसे डॉज कर देता है। अगर क्रिस सच कहे तो ये प्रैक्टिकली एक अनफेयर फाइट है जिसमें सारी ऑड्स उसके खिलाफ हैं। एक फील्ड के रूप में जिसने अभी तक एक स्टार भी अचीव नहीं किया है, उसके पास डार्क एनर्जी वाले किसी के खिलाफ कोई चांस नहीं है। लेकिन बेयर हैंडेड ड्यूअल में चीजें थोड़ी अलग होती हैं। थर्न की क्लमजी मूव्स क्रिस को वापस अटैक करने का परफेक्ट मौका देती है और क्रिस थर्न के पेट में एक गट रेंचिंग नी स्मैश देता है। क्रिश्चियन के इस बेयर हैंडेड फाइट में जीतने का रीजन उसके पिछली जिंदगी की काउंटलेस बैटल्स से मिला एक्सपीरियंस है। इसके अलावा अगर वह सिर्फ पनिशमेंट केव में अचीव किए डोमिनियन ऑफ लाइट पावर्स को काउंट करे तो वह ऑलरेडी 3 स्टार लेवल पर है। तो बेसिकली उसके ब्रैड भाई का कोई चांस नहीं है। इतनी मार खाने के बाद थर्न बुरी हालत में लग रहा है और इवन ऑनलुकर्स भी बिल्कुल हैरान है। इसी बीच क्रिस अपने छोटे भाई को और परेशान करने के लिए जैब्स फेंकना शुरू करता है। ऐसा लगता है कि उसके सिली रिमार्क्स काम कर रहे हैं। अंदर ही अंदर वह इस ब्रैड को स्ट्रगल करते हुए देखकर बहुत एंजॉय कर रहा है। थर्न दूसरी तरफ को यकीन है कि क्रिश्चियन जरूर कोई ट्रिक यूज कर रहा होगा। क्रिश्चियन उसे बताता है कि कोई ट्रिक नहीं है, बस थर्न वीक सॉस है। वह रिमार्क जोर से लगता है और थर्न को चुभन महसूस होती है। जबकि क्रिस अपनी गूफी टीजिंग जारी रखता है, थर्न और नहीं सह पाता। वह अपनी मुट्ठी बंद करता है, उसे ऑमिनस तरीके से डार्क एनर्जी निकल रही है और एक पंच मारता है। क्रिस डायरेक्ट हिट को आसानी से अवॉइड कर देता है, लेकिन थर्न पंचेस की अपनी रिलेंटलेस बरसात जारी रखता है, जिनमें से कोई भी क्रिस को स्क्रैच नहीं करता। आखिरकार क्रिस एक पंच को पैरी करता है और अपने छोटे भाई की डार्क एनर्जी को कैंसिल करने के बाद वह उस पर एक ब्रूटल हिट लगाता है। वह एक पंच थर्न को खून उगलने के लिए काफी होता है। जमीन पर गिरने से पहले स्पेक्टेटर्स फुसफुसाने और गॉसिप करने लगते हैं, यह मानकर कि थर्न ने या तो अपनी गार्ड डाउन कर दी होगी या फिर अपने ट्रैश भाई को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। आखिरकार थर्न का अपने निकम्मे बड़े भाई से नॉकआउट होना समझ में नहीं आता, लेकिन डेप्यूटी कमांडर मेलन को ठीक पता है कि क्या हुआ और इसकी वजह से वह एस्टॉनिशमेंट से